सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मजिस्ट्रेट ट्रायल के हमारा आज का लेक्चर जो है वो सेकंड पार्ट है। मजिस्ट्रेट ट्रायल में पहला हमने देखा था इसके पहले वाला पार्ट, जहाँ पे हमने कवर किया था कि अगर पुलिस रिपोर्ट पे मामला संचित किया जाता है, पुलिस रिपोर्ट पे अगर मामला पंजीबद्ध किया जाता है, वहाँ पे रिपोर्ट फाइल की जाती है, उस आधार पे अगर मामले का संज्ञान लिया गया है तो उसका किस प्रकार से ट्रायल चलेगा, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। आज जो हमारा पार्ट रहने वाला है ये है आपको परिवाद पे, अगर परिवाद पे मामला संचित किया जाता है ना, तो उस मामले में किस प्रकार से विचारण चलाया जाएगा। और यहाँ पर विचारण किसके बारे में है? सिर्फ वारंट मामलों के विचारण की बात करता है। अगर बात करेगा समन मामलों के विचारण की तो उसके लिए एक पूरा अलग चैप्टर बना हुआ है, तो इसके बाद वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हालांकि चैप्टर 20 का सेकंड पार्ट है, तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चैप्टर 20 के 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, यानी कि पूरे जो सीआरपीसी है या फिर अगर बात करें बीएनएसएस की, दोनों में सेम तरह के प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ भी 3 पार्ट में डिवाइडेशन था, यहाँ भी 3 पार्ट में। पहला पार्ट हमने कवर कर लिया जहाँ पे बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट पे अगर मामला संचित किया जाता है, धारा 261 से धारा 266 तक के प्रोविजन, और साथ ही साथ 271 से 273 तक भी जहाँ पे विचारण की समाप्ति होती है। आज का जो सेशन है वो होने वाला सेकंड पार्ट के बारे में, बी नंबर, यानी पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार। तो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार कौन सा हो सकता है कि यानी कि कंप्लेंट फाइल की गई होगी, तो कंप्लेंट पे अगर मामला आता है और वहाँ पे संज्ञान लिया गया तो उसका ट्रायल किस प्रकार से चलाएगा। धारा 267 से धारा 270 तक में पूरा का पूरा प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें इसके साथ ही आपको ये पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पर जो ए नाम का यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट से संबंधित मामले हैं इसके साथ ही पढ़ना है, और बी नंबर वाले के साथ ही पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संबंधित मामले अगर हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है, अभियोजन का साक्ष्य। अभियोजन का साक्ष्य यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगर कंप्लेंट फाइल की जाती है ना, तो कंप्लेंट पे क्या किया जाता है, जो विटनेसेस होते हैं या परिवादी होते हैं उनका परीक्षा पहले किया जाता है, और उसके बाद अगर पर्याप्त आधार होता है तो उसके बाद आगे कार्रवाई की जाती है। तो धारा 227 आप देखोगे, धारा 227 में आपको देखने को मिलेगा कि अगर परिवाद धारा 226 में खारिज नहीं किया जाता है तो फिर आगे की प्रोसीडिंग धारा 227 में होती है। धारा 227 क्या बात करता है कि सामान्य वारंट जारी करना, तो उसके आगे के प्रोसीजर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से धारा 267 से आ जाती है, यानी 267 में आ जाती है। तो 267 में क्या कहता है कि जो आपका अभियोजन का साक्ष्य लिया जाएगा, अगर साक्ष्य जो आता है उससे पता चलता है कि हमें मामला सिद्ध नहीं हो पा रहा है, अभियुक्त तो कोई अपराधी नहीं बनता अभियुक्त के खिलाफ, तो उसको उन्मोचित कर दिया जाता है धारा 268 में। अगर यहाँ पे उन्मोचित नहीं किया जाता तो फिर यहाँ पे धारा 269 में उन्मोचन नहीं होने पर क्या प्रक्रिया होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताइए। उसके बाद जब यहाँ पे उसके बाद धारा 270 प्रतिरक्षा की बात करता है, यानी कि जो अभियुक्त है वो अपना डिफेंस प्रस्तुत करेगा। ये हो गया आपका अन्य पुलिस रिपोर्ट से अन्य आधार पर जो मामला संचित होता है उसके बारे में। अब वही विचारण की समाप्ति की बात करें तो विचारण की समाप्ति में भी यहाँ पे 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, परिवादी की अनुपस्थिति, उचित कारण के बिना अभियोग लगाने के लिए क्या प्रतिकाल लगाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं आपका धारा 267 से। अब यहाँ पे जो हमारी पहली धारा है, पहले सीआरपीसी में धारा 244 हुआ करती थी, अब यहाँ पे धारा 267 है। तो अब इसको एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप धारा 227 पढ़ेंगे, जब कंप्लेंट पे मामला फाइल होता है ना, तो वहाँ पे आदेशिका जारी करने के बारे में प्रावधान है। तो जब धारा 227 पढ़ेंगे ना, तो उसके जस्ट बाद बाहरी कौन सी धारा पढ़नी होगी आपको, धारा 267, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट होता है, ट्रायल के बारे में बात करता है। जब आदेशिका जारी हो जाती है, वो उपस्थित होगा, तो उसके बाद क्या होगी, यहाँ पे उसका विचारण चलेगा। तो अब यहाँ पे किस प्रकार से चलेगा, तो यहाँ पे देखिए पहला इसका क्लॉज क्या कहता है कि जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर, तो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार क्या होगा, कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट फाइल की गई होगी, या फिर अन्य किसी तरह से सूचना मिली हो न्यायालय को या मजिस्ट्रेट को, उसने संज्ञान लिया हो उस तरीके से। तो यहाँ पे अगर ऐसे मामले आते हैं तो कोई ऐसे किसी वारंट मामले में, समन मामले की बात नहीं कर रहा, समन मामले के बाद अगले चैप्टर में है, पूरा उसका चैप्टर बताया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ वारंट मामले की बात करता है, और अगर ऐसे आधार पर वारंट मामला आया हुआ है और जब वारंट मामला ऐसा आता है, संज्ञान लिया जाता है, और अभियुक्त जो है जिसके खिलाफ मामला आया है, अगर उसको हाजिर किया जाता है, यानी वह आता है, उपस्थित होता है न्यायालय में, या फिर उसको लेके आया जाता है पुलिस वालों के द्वारा, तब यहाँ पे
मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, अभियोजन को सुनने और सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा। यानी कि जब यहाँ पे उसके समक्ष आएगा तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उन सभी साक्ष्य को लेगा जो अभियोजन के समर्थन में होंगे, उन सभी को सुनेगा। उसके बाद अब जब मान लीजिए जो अभियोजन पक्ष है, जिसने जो कंप्लेनेंट वगैरह हैं, तो वो अगर यहाँ पे एक आवेदन लगाते हैं, कौन सा आवेदन, कि अब किसी भी विटनेस को बुलाना होगा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना होगा जिसके कब्जे में कोई दस्तावेज है, उस दस्तावेज को पेश करवाने के लिए आवेदन देते हैं। तो न्यायालय क्या करेगी, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस आवेदन को कंसीडर करते हुए उन साक्षियों को बुला सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए इस सेक्शन 91 तो ये सीआरपीसी की धारा हो गई, 91 में एप्लीकेशन लगती है। अब वहीं अगर बीएनएसएस की बात करें तो बीएनएसएस में कौन सी धारा लगेगी अगर उन एप्लीकेशन देना हो तो ये मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि पिछले लेक्चर में ही हमने बताया था कि बीएनएसएस की कौन सी धारा है जहाँ पे ऐसी एप्लीकेशन लगाई जाती है ताकि विटनेसेस को बुलाया जा सके। ठीक है, ताकि वो दस्तावेज पेश कर सकें। उसके बाद अब बात करते हैं जो अगली धारा हमारी आती है, धारा 268। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, यानी कि कब डिस्चार्ज किया जाएगा, इसके बारे में बात करता है। तो जब ये देखा हमने कि धारा 267 में ऊपर वाली धारा में क्या लिया जा रहा था, साक्ष्य लिया जा रहा था। किसके साक्ष्य लिए जा रहे थे, अभियोजन साक्ष्य, यानी कि जो अभियोजन पक्ष था, जो उसके समर्थन जितने भी साक्ष्य उनको लेने के लिए मजिस्ट्रेट अग्रसर था। अब यहाँ पे धारा 267 के अधीन सारे साक्ष्य ले लिए गए, उसको अभिलिखित कर लिए गए। जब इसको अभिलिखित किया गया तो उसके बाद न्यायालय का क्या विचार हुआ, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब को क्या विचार हुआ कि जो ऐसा आरोप लगाया गया है अभियुक्त के विरुद्ध, ऐसा मामला सिद्ध नहीं हो पा रहा है, कुछ साबित ही नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा अपराध किया है, तो फिर क्या कर दिया जाता है, इसको उन्मोचित कर दिया जाएगा। किसको, अभियुक्त को। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता है, यहाँ पे तो इस स्टेज पे तो बात कर रहा है कि अभियोजन का जब साक्ष्य लिया जा रहा है वहाँ पे इसको उन्मोचित करने के, डिस्चार्ज करने की बात करता है। लेकिन यहाँ पे एक धारा और यहाँ पे सब सेक्शन 2 भी ये भी कहती है कि अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट को लगता है, यानी उसके पूर्वतम किसी प्रक्रम में, यानी प्रीवियस किसी स्टेज पे लगता है मजिस्ट्रेट को कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है, और उसके पास पर्याप्त कारण है और उस कारण को लेखबद्ध करते हुए ना उस अभियुक्त को डिस्चार्ज किया जा सकता है। कब, अभियोजन का साक्ष्य ले जाने के पहले भी किया जा सकता है। ऊपर उदाहरण 1 में क्या पढ़ा हमने कि अभियोजन साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात यह विचार हो रहा है मजिस्ट्रेट का कि उसने कोई अपराध नहीं किया, मामला सिद्ध नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे कहता है इसका मतलब ये नहीं कि पूर्वतम किसी स्टेज पे, प्रीवियस किसी स्टेज पर मजिस्ट्रेट को इतनी पावर नहीं है कि उसको छोड़ सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट को इसके पहले भी पावर है कि अगर उसको लगता है कि आरोप निराधार है, उस आरोप को कोई आधार ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर उसको यहाँ पर डिस्चार्ज किया जा सकता है अभियुक्त को, यानी अभियोजन साक्ष्य लेने से पहले भी। ये हो गया आपका। अब उसके बाद आता है धारा 269। धारा 269 क्या कहता है कि यहाँ पे जहाँ प्रक्रिया, एक प्रोसीजर बताता है कि मान लीजिए जो अभियुक्त है उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया, उन्मोचित नहीं किया गया, तो फिर किस प्रकार से आगे की प्रोसीडिंग चलेगी। तो यहाँ पे पहला कहता है कि यदि उन्मोचित नहीं किया जाता तो उसके खिलाफ जो आरोप विरचित किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, लिखित रूप में चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। अब जब चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं तो जैसे आपने पढ़ा होगा, 2 ट्रायल हमने पढ़ा, ठीक है, एक पुलिस रिपोर्ट से और मजिस्ट्रेट के साथ वारंट वाले में, और दूसरा सेशन ट्रायल में हमने क्या पढ़ा था कि जब यहाँ पे आरोप लगाया जाता है, आरोप विरचित किया जाता है ना, यानी चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, तो फिर जिसके खिलाफ लगाया जा रहा है ऐसा आरोप, तो उस अभियुक्त को ना पढ़कर सुनाया जाता है, समझाया जाता है। ये आपको सभी ट्रायल में देखने को मिलेगा कि जब आरोप लगाया जाएगा तो उस अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाता है, समझाया जाता है, और साथ ही साथ इससे ये भी पूछा जाता है कि क्या वह दोषी होने का अभियोग करता है। दोषी होने का अभियोग का मतलब कि क्या वह अपराध, उस आरोप को स्वीकार करता है या नहीं। अगर स्वीकार करता है तो वहाँ पर दोष सिद्ध कर देगा, ठीक है। अगर स्वीकार नहीं करता और कहता है कि मैं प्रतिरक्षा करना चाहता हूँ, डिफेंस लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, तो फिर यहाँ पे ये दोषी होने का अभियोग करता है तो दोष सिद्ध हो जाएगी। और अगर अभिवचन करने से इनकार करता है तो फिर उसको विचारण चाहता है तो उससे अपेक्षा की जाएगी। किससे अपेक्षा की जाएगी, जो अभियुक्त है यानी एक्यूज्ड है, उससे क्या अपेक्षा की जाएगी कि मामले की अगली सुनवाई के प्रारंभ में आपको तत्काल क्या बताना है
कि क्या हुआ अभियोजन के उन साक्ष्यों का जिनका साक्ष्य किया जा चुका, चूँकि यहाँ पे परिवाद पे मामला आया, परिवाद पे कई विटनेसेस का क्या होता है एग्जामिनेशन पहले कर लिया जाता है, यहाँ पे एग्जामिनेशन हो जाता है, परीक्षा हो जाती है। तो यहाँ पे उससे पूछा जाएगा कि क्या उन साक्ष्यों के प्रति परीक्षा आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, अभियुक्त से पूछा जाएगा। यदि वह करना चाहता है तो फिर बताएगा कि वह किस विटनेस का वह क्रॉस करना चाहता है। अगर यहाँ पे वो करना चाहता है तो फिर उन साक्ष्यों को पुनः बुलाया जाएगा और उनकी परीक्षा करवाई जाएगी। साथ ही साथ अगर मान लीजिए जो अभियोजन है उनके अगर कोई शेष साक्षी है उनकी भी ज़रूरत है यहाँ पे उस मामले में, तो उनकी भी गवाही हो सकती है, उनकी परीक्षा हो सकती है। ये हो गया। अब बात करें अगर यहाँ पे धारा 270 की, धारा 270 क्या कहता है कि प्रतिरक्षा का साक्ष्य, अब अभियोजन साक्ष्य हो गए, अभियोजन साक्ष्यों के क्रॉस भी हो गए। तो यहाँ पे अब जब क्रॉस हो जाता है तो फिर उसके बाद अभियुक्त से क्या अपेक्षा की जाएगी कि भाई तुम अपना कुछ साक्ष्य पेश करो। अगर तुमको दोषमुक्त नहीं किया जा रहा है तो अपना साक्ष्य पेश करो, अपने तुम्हारे समर्थन में जितने भी विटनेसेस हैं उनको लाओ, गवाह लाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हमको देखनी होगी, यानी कि प्रतिरक्षा डिफेंस में पेश कर सकता है। अब बाकी रही बात आगे की, तो यहाँ धारा 266 आपने पढ़ा था कि क्या प्रोसीजर होता है प्रतिरक्षा करने में, तो यहाँ पर वही प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा जो धारा 266 में पढ़ा था, यानी 266 में पढ़ा था, जो प्रोसीजर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो उस जो धारा में पढ़ा था ना, वही सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब जब यहाँ पे डिफेंस आ गया, क्रॉस भी हो गया, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस भी आ गए, सब कुछ हो गया, तो अब क्या बचेगा भाई, अब ये बचेगा कि उसको निर्णय देना है। निर्णय कैसे होगा कि या विचार की समाप्त करके, तो ट्रायल जब समाप्त होता है तो दो चीज़ें होंगी, या तो दोष मुक्त किया जाएगा या दोष सिद्ध किया जाएगा। तो धारा 271 या हम अभी जो धारा है 271, धारा 272, 273, इसको हम प्रीवियस लेक्चर में इसको कवर कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे कहता है कि इस अध्याय के अधीन किसी मामले में यदि आरोप विरचित किया गया है और मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेंगे। देखिए, जब आरोप विरचित किया गया था इस अध्याय के अधीन, यानी अध्याय 20 के अधीन जितने भी मामले में आरोप विरचित किए गए, तो उस मामले को क्या किया जाएगा, उसका समापन किया जाएगा। समापन किस तरीके से किया जाएगा, जो एविडेंसेस आए हैं उनको देखा जाएगा। अब उस एविडेंसेस को देखने के बाद जो मजिस्ट्रेट है इस निष्कर्ष पर अगर पहुंचता है, कंक्लूजन पे पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है, अभियुक्त ने तो कोई अपराध ही नहीं किया है, क्योंकि अब मान लीजिए गवाही में क्या आ गया, साक्ष्य में आ गया कि जिसने विटनेस है उसने गवाही दी कि उसने अपराध होते हुए नहीं देखा था, उसने किसी को नहीं देखा था। मान लीजिए पुलिस बयान भी दिया रहा हो तो बोल सकता है, ये भी बोल सकता है कि पुलिस ने कैसे कथन लेखबद्ध कर लिए ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका लाभ किसको मिल जाएगा, अभियुक्त को मिल जाएगा, भले ही उसने अपराध किया हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस के बेस पे ही उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ पे एविडेंस नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा, उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। या फिर यहाँ पे दूसरा कंडीशन यहाँ पे कहता है कि अगर अभियुक्त दोषी है तो फिर उसको दंड के प्रश्न पर सुना जाएगा, उसके पश्चात दंडादेश दिया जाएगा। और अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो उसके बारे में भी साक्ष्य लिया जा सकता है। अगर यहाँ पे अभियुक्त कहता है कि मेरी कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, और उसके बारे में निष्कर्ष जो कंक्लूजन होगा उसको लेखबद्ध किया जाएगा। अब बात करते हैं अगर परिवादी की अनुपस्थिति के बारे में। अब परिवादी ने क्या किया, परिवाद फाइल कर दिया। जब परिवाद फाइल करने के बाद जिस तारीख को पेशी हुई सुनवाई के नियत दिन में वह अनुपस्थित है, उपस्थित ही नहीं हो रहा है परिवादी, तो यहाँ पे क्या कहता है कि यदि मान लीजिए जो अपराध है, जिस अपराध के बारे में यहाँ पे कंप्लेंट किया गया है वो समनीय अपराध यानी समझौता योग्य है। ठीक है, तो यहाँ या फिर वह अपराध संज्ञेय नहीं है, असंज्ञेय मामला है, यानी कि कम गंभीर मामले हैं, तो यहाँ पे क्या किया सकता है, जो मजिस्ट्रेट है ना, आरोप विरचित किए जाने से पूर्व यानी जब चार्जेस फ्रेम किए जा रहे होंगे उससे पहले कि अभियुक्त को डिस्चार्ज किया जा सकता है। आगे बात समझ में, ये हो गया आपका धारा 272। लेकिन यहाँ पे या अपराध समनीय होना चाहिए या फिर यहाँ पे संज्ञेय मामला नहीं होना चाहिए, यानी कि असंज्ञेय मामला होना चाहिए, तभी यहाँ पे क्या किया सकता है, उन्मोचित यानी डिस्चार्ज किया जा सकता है। किसको, अभियुक्त को, अगर परिवादी अनुपस्थित रहता है तब। उसके बाद आता है कि उचित कारण के बिना अभियोग लगाने के लिए प्रतिकर। अब मान लीजिए ए ने क्या किया, बी के ऊपर गलत रूप से कंप्लेंट यहाँ पे फाइल कर दी, यानी कि इसको परेशान करने के लिए हो सकता है या फिर किसी अन्य कारण से हो सकता है। यानी बी ने कोई अपराध नहीं किया लेकिन फिर भी ए ने क्या किया, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। अब यहाँ पे जब ये मामला चला और मामले में ये पता चला कि यहाँ पे तो कोई अपराध ही नहीं बनता, बी को परेशान करने के लिए ए ने किया है,
तो बी को प्रतिकर देने के लिए ना ए को आदेश दिया जा सकता है, मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि भाई तुमने झूठा मुकदमा दायर किया इसलिए बी को प्रतिकर दोगे। उसके लिए यहाँ पे एक नोटिस जारी की जाएगी, किसको, मजिस्ट्रेट किसको जारी करेगा, ए को, यानी जिसने कंप्लेंट दर्ज की है। और नोटिस किस चीज़ की रहेगी, उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ प्रतिकर का आदेश क्यों नहीं दिया जाए। तो वो क्या करेगा, फिर ए जवाब देगा। अब जब जवाब देगा तो यहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कोई उचित कारण नहीं था, कोई उचित कारण नहीं था यहाँ पे उसके ऊपर केस लगाने का, कंप्लेंट करने का, तो फिर उतने रकम से अधिक प्रतिकर के जुर्माने का जितना जुर्माना देखने के सशक्त है। यानी कि अगर ए जैसे मजिस्ट्रेट है, ठीक है, मजिस्ट्रेट की पावर कितनी है, मान लीजिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने की, तो यहाँ पे 10,000 से अधिक का यहाँ प्रतिकर का आदेश नहीं दे सकता, 10,000 या उससे कम का ही हो सकता है। तो जितना जुर्माने के देने के लिए अगर सक्षम है उतना ही क्या कर सकता है, प्रतिकर लगा सकता है। अब बात आती है कि अगर प्रतिकर वो नहीं देता है तो फिर क्या किया जाएगा, उसको 30 दिन से अनधिक अवधि का सादा कारावास भी हो सकता है, यानी कि 30 दिन से अधिक नहीं होगा, 30 दिन या उससे कम का कारावास हो सकता है। अब यहाँ पे कहता है कि इस धारा के उपबंध या इस समन या वारंट दोनों मामलों में लागू होता है। इस उचित कारण के बिना अभियोग लगाने की प्रतिकर की बात करता है तो अगला जो चैप्टर आएगा चैप्टर 21 वहाँ पर भी ये धारा लागू होगी, ये बात करता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा। और हाँ एक बात और, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ के बारे में कोई आपको जानकारी चाहिए तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरे पीडीएफ से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम समन मामले के विचारण के बारे में देखने वाले हैं।